बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य पेपर सेकंड हिंदी कहानी हम पढ़ रहे थे। एक कहानी कंप्लीट हो गई थी अपनी, उसने कहा था, और दूसरी कहानी हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे। आगे शुरू करते हैं। कहानी थी पुरस्कार। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अरुण नाम का राजकुमार है, मगध देश का रहने वाला है। मगध आजकल का पटना बिहार, और उसके पड़ोसी राज्य है कौशल। कौशल की राजकुमारी, कौशल की लड़की है मधुलिका। मधुलिका का खेत राजा ने ले लिया है, वो उसी में खेती करती है। राजकुमार अरुण से प्रेम निवेदन करता है। राजकुमार अरुण से प्रेम निवेदन करता है तो वो मधुलिका मना कर देती है कि मैं किसान हूँ, तो किसी राजकुमारी से ही प्यार कर। 3 साल हो गए इन बातों को। 3 साल बाद उसको याद आती है कि मैंने वो गलती क्यों की, क्योंकि गरीबी ने उसको बहुत परेशान कर दिया था। अब अंतिम पैराग्राफ से शुरू करते हैं। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा देने के लिए विकल थी, बेचैन थी। जब राजकुमार ने कहा था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मेरे साथ चलोगी, तो चाहती थी कि काश वो क्षण लौट आए। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था। गरीबी की ठोकरों ने उसे व्यथित यानी परेशान कर दिया था और उसके पास धैर्य नहीं बचा था। मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई पड़ा कि अगर प्रसाद माला यानी महल, अगर मैं उस दिन हाँ कर देती तो मगध के महलों में रहती, कितना सुख होता। आसमान में बिजली चमक रही थी और इसके दिमाग में वो चित्र चमक रहे थे। मगध में राजकुमारी बनने का, रानी बनने के चित्र चमक रहे थे। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी, खुद से बातें कर रही है। अभी वह निकल गया, यानी वो हाथ से निकल गया मौका। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया। बहुत तेज बरसात आने लगी, गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोंपड़ी के लिए कांप उठी कि ये झोंपड़ी टूट गई तो मैं क्या करूँगी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ, कुछ आवाज़ आई। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने टंटलों का कपाल खोल दिया। बाहर से कोई पूछता है कि अंदर कौन है? मुझे यहाँ, मैं राहगीर हूँ और मुझे यहाँ पे रास्ता चाहिए, घर चाहिए, आश्रय चाहिए, बसेरा चाहिए, रुकना है मुझे यहाँ पे, शरण चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाल खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार। अचानक, सहसा यानी अचानक, वो चिल्ला उठती है, राजकुमार। वो भी बोलता है, मधुलिका। आश्चर्य से युवक ने कहा, देखो, ये जिसके बारे में सोचती रही 3 साल तक, वही इसके सामने है रात के अंधेरे में। तो ये आश्चर्य तो हो गई, चिल्ला के उठती है, राजकुमार। वो भी पूछता है आश्चर्य से, मधुलिका। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। दोनों चुप रहते हैं। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। आप जिसके बारे में सोच रहे हों और वही आपके सामने आ जाए तो चकित तो होना ही है, आश्चर्य तो होना ही है। इतने दिनों बाद आज फिर पूछती है, इतने दिनों बाद आज फिर आए हो? और उन्होंने कहा, कितना समझाया था मैंने, परंतु, बोलता है कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था लेकिन तुम मानी नहीं। अपनी मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी। मतलब अपनी कमजोरी को छिपाना चाहती थी कि मैं गरीब हूँ या कुछ है ऐसा। अपनी दीनहीन अवस्था को छिपाना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, और आज उसकी ये क्या दशा है। सिर झुकाकर अरुण ने कहा कि मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। अब मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं विद्रोही हूँ। मैंने विद्रोह कर दिया, मुझे निकाल दिया गया है, निर्वासित ने निकाल देना, और तुम्हारे देश में आया हूँ जीविका खोजने, रोजी रोटी की तलाश में। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे? कौन? एक अनाथनिक कृषक बालिका? यह भी एक विडंबना है, उपहास है, मजाक है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। राजकुमार हो, आपका मैं क्या स्वागत करूँगी? किसान की लड़की हूँ, फिर भी मैं आपका स्वागत करूँगी। अक्सर पिक्चरों में क्या होता है, नायिका पैसे वाली होती है, नायक गरीब होता है, लेकिन यहाँ पे नायक पैसे वाला है, राजकुमार है, नायिका गरीब है। उल्टा मामला है।
शीतल की निस्तब्ध रजनी, यानी ठंड के दिन थे, रात थी, निस्तब्ध थी, चुप। कोहरे में धुली हुई चांदनी, हाड़ कपा देने वाला समीर यानी हवा। तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गह्वर के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे थे। इनको कहाँ ठंड लगेगी भाई। फिर ये दोनों बैठे बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका बोली। अच्छा, ये अरुण बोला, मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं। भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता और करता ही क्या? क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते। अब तो तुम, फिर ये बोलता है, भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। एक नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हूँ? अरुण के शब्दों में कंपन था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह न सकता था। ये बोलता है कि मैं एक नया राज्य की स्थापना करूँगा। अब से पहले बोलता था कि मैं आजीविका खोजने आया हूँ। अब बोलता है, ये लड़की पूछती है कि इतने सैनिक क्यों साथ में लेके चलते हो जब कुछ नहीं है खाने को। तो बोलता है कि मैं नया राज्य की स्थापना करूँगा, मुझे अपने बाहुबल पर भरोसा है। लड़की एक तरह से उसका मजाक सा उड़ाती है। नवीन राज्य? ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे करोगे? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले सकूं। मजाक कर रही है ये। कल्पना करते हैं, चलो आनंद लेते हैं कल्पनाएं करके। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। मैं तुझे रानी बनाऊंगा सिंहासन पे। तो अपने खेत के लेके परेशान मत हो, मैं तुझे दिला दूंगा। अब आगे देखते हैं। जब नायक ये बोलेगा कि मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा तो क्या होगा नायिका का? तो नायिका क्या सोच रही है देखो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा। द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आह, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। जो दिल की बात थी वो होठों पे आ गई, जबान पे आ गई। जब ये कहता है कि मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा तो ये भी बोल देती है कि आज तक मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अरुण डिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्रेम करती हो। युवती का वक्ष स्थल फूल उठा। ये हाँ भी नहीं कह सकी और ना भी नहीं, ना हाँ बोला ना बोला। और उन्होंने उसकी अवस्था का अनुमान कर लिया कि हाँ, इसको मुझसे प्रेम है। कुशल मनुष्य के सामने उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया कि मौका है, जाने मत दो, मौके को चौका लगा दो। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों के पण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूँ मधुलिके। और उनके खड़ग का आतंक देखेगी। खड़ग यानी तलवार। अब यह रोल में आ गया। तो चाहे तो मैं तुम्हें रानी बना सकता हूँ इसी तुम्हारी कौशल देश की। मधुलिका एक बार कांप उठी कि क्या बोल रहा है, मेरे देश की रानी मुझे बनाएगा। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या। वो चाहती थी नहीं नहीं मुझे रानी नहीं बनना, लेकिन वो बोल नहीं सकी और उसके मुंह से क्या निकलता है, क्या। सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है, यह मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना अस्वीकार न करेंगे और मुझे यह भी विदित है यानी पता है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे देश में सेना नहीं है अभी, डाकुओं का, दस्यु यानी डाकू, पहाड़ी डाकुओं का मारने के लिए, दमन करने के लिए तुम्हारी सेनापति के साथ में कहीं चली गई है बहुत दूर। और तुम चाहो तो मैं मेरी सेना से तुम्हें इस देश की रानी बना सकता हूँ, मेरा साथ दो तुम। मधुलिका की आंखों के आगे बिजली हंसने लगी। बिजली हंस रही है देखो, यानी दिमाग में विचार आते हैं ढेर सारे, कौंधते हैं बिजली की तरह। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा और उन्होंने कहा, तुम बोलती क्यों नहीं? वो चुप रहती है। जो कहोगे वही करूँगी, मंत्र मुग्ध सी मधुलिका ने कहा। चुपचाप मधुलिका बोल रही है कि जो तू कहेगा मैं वही करूँगी।
स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हैं। सोने के सिंहासन पर कौशल के नरेश यानी राजा आधे सोए हुए आंखें बंद कर रखी है। एक चामर धारणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर यानी पीछे का जो पंखा होता है जिसको हिलाते हैं हवा के लिए कपड़े का बना होता है। चामर के शुभ्र आंदोलन यानी पंख उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंख खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराजा ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? मधुलिका बोलती है, 3 साल हुए महाराज, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो, क्यों? अच्छा, तुम्हें मिलेगा प्रतिहारी, इसको मूल्य दे दो। लड़की बोलती है, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? ये बोलती है कि मुझे उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे सहायक मिल गया है, मेरी हेल्प करने वाले मिल गए हैं, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज कहते हैं, कृषक बालिका, वो बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है और वो बहुत दुर्ग के समीप बहुत सैनिक महत्व रखती है, तुम्हें कैसे दे दें? बहुत काम की है और उसका मिलिट्री इम्पोर्टेंस है, उस पर से आक्रमण हो सकता है, तुम्हें कैसे दे दें वो धरती? लड़की बोलती है, तो फिर क्या निराश लौट जाऊं? सिंहमित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना। राजा सोचता है कि एक तो तू सिंहमित्र की कन्या है, सेनापति की, और तू रिक्वेस्ट लेके आई है, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। लड़की बोलती है, मधुलिका, देव जैसी आज्ञा हो, आप जैसे करोगे मैं वैसे ही करूँगी। तो राजा बोलता है, जाओ तुम श्रम जीवियों को उसमें लगाओ, मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूँ। जय हो देव, कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राजमंदिर के बाहर आ गई। तो ये उस महत्वपूर्ण ज़मीन को मांगने आई है राजकुमार अरुण के कहने से, जो जिस ज़मीन से होकर के किले पे आक्रमण किया जा सकता है। और राजा सोचता है कि मेरे सेनापति की पुत्री है, पूर्व सेनापति की पुत्री है, इसके पिता ने हमें युद्ध में जिताया था, तो उसको ज़मीन दे देता है। अब आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।